दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की हम शुरू करते हैं डिस्कशन करंट अफेयर्स का। और इसकी जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ डेली प्रोवाइड करा दी जाती है। तो सबसे पहले पीआईबी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, यह कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस यानी सतत वित्तीयन पर एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया था। उसी के द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी जो रिकमेंडेशन रही है, ये प्री मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस ये किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये श्री सीके मिश्रा की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। और एक कमेटी किसके अंतर्गत गठित हुई थी? तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जिसे IFSCA के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत इस कमेटी का गठन किया गया था। इसके द्वारा फाइनल रिपोर्ट सौंप दी गई। और कब? 3 अक्टूबर 2022 को रिपोर्ट सौंपी गई है। क्या सिफारिशें इसके द्वारा की गई है? एक तो कार्बन मार्केट को वॉलंटरी विकसित करने की बात की गई है। तो पहली इसकी रिकमेंडेशन आई कि कार्बन मार्केट को स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरी विकसित किया जाए। दूसरा इसकी क्या रिकमेंडेशन रही है कि ट्रांजिशन जो बॉन्ड हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क को स्थापित किया जाए। और तीसरी क्या रिकमेंडेशन रही? डी रिस्किंग मैकेनिज्म को यानी सक्षम किया जाए। अगला प्रमोटिंग रेगुलेटरी यानी जो रेगुलेटरी बॉडी हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि ग्रीन जो फिनटेक है उसके लिए सैंडबॉक्स का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा फैसिलिटेटिंग द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस एमंग अदर्स यानी दूसरे लोगों या संस्थाओं के साथ, वित्तीय संस्थान के साथ मिलकर के एक जलवायु गठबंधन, एक वैश्विक स्तर पर जलवायु गठबंधन का निर्माण किया जाए, ये भी इसकी सिफारिश की गई है। और इस जो AK सीकरी साहब की जो कमेटी रही है उसने और क्या रिकमेंडेशन किया? इन्होंने कहा है कि इसमें जो IFSCA है इसको प्रमुख रोल निभाना होगा, तभी ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम को बूस्ट किया जा सकेगा। तो ये पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके एग्जाम के लिए पूछी जा सकती है। दूसरा पीआईबी में जो न्यूज़ थी कि भारत विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा निर्यातक किसका? शुगर का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश बन गया। तो ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता, विश्व में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर निर्यातक शुगर का दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो भारत है। इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, विश्व का भारत सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यानी उत्पादक भी है। जो शुगर गन्ना होता है, तो ये शुगर चीनी का भारत विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक भी है और उपभोक्ता दोनों मामले में है। तो विश्व का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों भारत है। अब बात आई 2021-22 में आखिरकार कितना यानी गन्ने का उत्पादन हुआ है, शुगर का उत्पादन हुआ है? तो 5,000 लाख मेट्रिक टन 2021-22 में शुगर का प्रोडक्शन हुआ। इसके अलावा जो शुगर एथेनॉल में कितनी यूज्ड की गई, एथेनॉल में कितना इसका प्रयोग किया गया? तो ये 35 लाख मेट्रिक टन शुगर का इस्तेमाल एथेनॉल को बनाने में किया गया। इसके अलावा भारत के द्वारा कितनी शुगर को निर्यात किया गया? तो 109.8 लाख मेट्रिक टन यानी क्या किया गया है? शुगर को निर्यात किया गया है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट फिगर हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा तीसरी पीआईबी में इम्पॉर्टेंट न्यूज थी या क्या, यानी एक पहल शुरू की गई, एक प्रकार का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे क्या किया गया है? यानी शुरू किया गया है। अब इसमें हर स्टार्ट है क्या, एक प्रकार का क्या है? ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, जिसे गुजरात विश्वविद्यालय में स्थापित किया
गया है के अंतर्गत स्थापित हुआ है। इससे होगा क्या, इससे महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, यानी टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एमंग वुमेन, यानी महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो नीचे बूस्ट इनोवेशन एंड स्टार्टअप एफर्ट्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, नीचे वाली लाइन में लिखा भी है कि जो बूस्ट इनोवेशन यानी इनोवेशन नवाचार और स्टार्टअप को क्या मिलेगा, इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस प्रकार का ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं को क्या करता है, उद्यमशीलता के लिए कनेक्ट करता है, और इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ जो निजी यानी प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं, उद्यम हैं, उनके द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है। तो ये आपका दूसरा, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा मंगलयान मिशन, मंगलयान मिशन जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी इसी को MOM के नाम से जाना जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का पूछा जाए ये क्या है मंगलयान मिशन, तो ये टेक्नोलॉजिकल मिशन है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, रिसर्च को प्रमोट करना, यानी अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो इसके उद्देश्य क्या हैं, तो इसका उद्देश्य जो मार्स है यानी मार्स का एटमॉस्फेयर क्या है, उसको क्या करना, उसको यानी मार्सियन एटमॉस्फेयर का स्टडी करना, उसका अध्ययन करना। इसके अलावा मार्स का जो सरफेस है उसकी किस प्रकार की बनावट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, इसका भी अध्ययन करना। इसके अलावा मार्फोलॉजी यानी मार्स की जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की बनी हुई हैं, उसका भी क्या करना, अध्ययन करना। इसी को मार्फोलॉजी कहा जाता है। मिनरोलॉजी, मिनरल यानी उसकी मार्फोलॉजी और मिनरोलॉजी दोनों का भी क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पेलोड लगे हैं, साइंटिफिक पेलोड कौन कौन से प्रयोग किए गए। मेंस में ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार, तो ये UPSC और ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कम से कम ये बेसिक आपका क्या क्या इसमें यानी टूल्स प्रयोग किए गए, पेलोड प्रयोग यूज हुए हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो एक क्या है, मार्स कलर कैमरा को इसमें लगाया गया है। अगला मेथेन सेंसर फॉर मार्स को लगाया गया है। अगला लीमैन अल्फा फोटोमीटर को लगाया गया है। अगला थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर को लगाया गया है। अगला मार्स एक्जोस्फेरिक न्यूट्रल मार्स एक्जोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, जिसे मेनका शॉर्टकट में जाना जाता है, को इसमें यूज किया गया। तो कौन कौन से इसमें पेलोड लगे हैं, MCC लगा है, MSM लगा है, लाइफ लगा है, टिस लगा है और मेनका। तो इनको आप बार बार देखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले न्यूज की ओर चलते हैं। ये काफ़ी चर्चा में जल जीवन मिशन, अभी क्यों, क्योंकि अभी एक इस पे रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें 62% बताया गया कि लोगों को यानी जो पेयजल की उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जा चुकी है। तो इसीलिए फिर से चर्चा में बना हुआ। तो हम बात करते हैं, इसमें सारे पॉइंट उठा लिए हमने। जल जीवन मिशन, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2019 में किसके द्वारा, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य 2024 तक हर घर पानी पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। तो यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन 2024 तक उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल को सुनिश्चित करने का इसमें क्या यानी संकल्प लिया गया है। अब बात आती है कि इसमें कैसे कैसे फंडिंग होगी। तो ये जो सामान्य स्टेट हैं उनमें केंद्र व राज्य के बीच 50-50, केंद्र व राज्य के बीच यानी 50% पैसा केंद्र देगा और 50% पैसा यानी स्टेट को स्वयं वहन करना होगा। इसके अलावा जो हिमालयन स्टेट हैं वह नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली स्टेट हैं, वहाँ पर 90-10 का रेशियो चलेगा। और जितने भी यूटीज हैं वहाँ पर 100% क्या होगा, फंडिंग किसके द्वारा की जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो इससे क्या होगा भाई, ये जल जीवन मिशन आया है तो इससे क्या होगा, तो इससे जो ड्रिंकिंग वाटर पेयजल है, इससे संबंधित जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो क्या होंगे, उनको भी यानी उसमें भी वृद्धि की जा सकेगी। इसके अलावा जो कंजर्व्ड वाटर है, संरक्षित जल है, उसको भी क्या किया जाएगा, अच्छे से यूटिलाइज्ड किया जा सकेगा। इसके अलावा वाटर क्वालिटी यानी जो जल की गुणवत्ता है उसको मॉनिटरिंग करने में मदद मिलेगी और
टेस्टिंग करने में मदद मिलेगी, जिससे सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है, सतत कृषि है, इसको भी क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जा सकेगा। इस प्रकार जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम और इसके बाद ग्रे जो वाटर होता है, जैसे आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के बाद जो खराब यानी उसमें अपशिष्ट मिला हुआ जल जब ये सीवेज के माध्यम से वहाँ निकाला जाता है तो उसी को ग्रे वाटर कहा जाता है। तो इसके माध्यम से ये भी कहा गया कि ग्रे वाटर को भी ट्रीटमेंट किया जा सकेगा और उसे फिर से यानी पुनर्प्रयोग रीयूज में लाया जाएगा और इससे जो पेयजल की आपूर्ति है वो अनवरत रूप से सुनिश्चित होती रहे, इसको भी ध्यान में रखा गया है। इसको भी ध्यान में रखा गया। तो ये आपका था। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल वाला लक्ष्य जो 100% है, गोवा पहला राज्य बना था जो इस लक्ष्य को सुनिश्चित किया था। अगला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अभी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में भी यानी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने भी कहा है कितने यानी 53% जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी, जो योग्य थी, जिसको यानी ये जल वाली सुविधा मिलनी ही चाहिए, वो 53% लोगों के यहाँ टेप वाटर एक्सेस को सुनिश्चित किया जा सका है ग्रामीण क्षेत्र में। अगर ये हम बात करते हैं इन डिजिट्स में तो कितनी आती है 10.2 करोड़ यानी 53% या 10.2 करोड़ लोगों के यहाँ नल के माध्यम से जल को पहुँचाया जा सका है। अब इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट फिगर की बात कर लेते हैं। जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आए दिन क्वेश्चन आए जाते हैं, तो कौन कौन सी भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काम कर रही हैं। एक तो क्रिसिल है, दूसरा इक्रा है, तीसरी केयर है। अब ये कब कौन स्थापित हुई, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या है पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कब कौन स्थापित हुई है। तो सबसे पहले यहाँ बात करिए, यहाँ आइए, यहाँ क्रिसिल 1988 है। अब इक्रा को कैसे ध्यान रखोगे, लास्ट में एक आ रहा और लास्ट में इक्रा का ए आ रहा है, ए एक नंबर पे इसकी नंबरिंग आती है, तो ये कितना हो जाएगा 1991 हो जाएगा इक्रा का। इसके बाद इसमें केयर का आप ऐसे ये देखो ई बना है, ई उल्टा यानी 3 बना है, तो इसका स्थापना कब हुई थी, तो ये केयर का जब भी आ जाए, क्योंकि ऐसे ध्यान में रखोगे तभी एग्जाम में सही कर पाओगे, अदरवाइज आपका कन्फ्यूजन होता रहेगा और वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये 3 लास्ट में लिख दो तो 1993, तो क्रिसिल 1988, उसके बाद फिर हमने कहा इक्रा यानी ए लास्ट में आ गया यानी 1991, केयर अंत में ई आ गया तो ये 1993। तो ये ऐसे हम कुछ बेसिक फैक्ट हैं वो आपको हम याद करवाते रहेंगे। आपका काम है पेन कापी कलम साथ में रखिए और आपको ये क्या किया जाएगा, चीज़ें याद होती चली जाएंगी। अगला रेपो रेट या भी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें क्या किया गया, उसमें बदलाव किया गया है। तो इसमें जो रेपो रेट जिसे बेस रेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये रेपो रेट में क्या किया गया, रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट यानी 50 बीपीएस की वृद्धि की गई है और अब वर्तमान में कितना हो गया, तो ये 5.9% पहुँच गया है। अगर अन्य की बात करें तो बैंक रेट कितना 6.15%। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट ये 3.35% हो गया। CRR 4.50% हो गया। SLR 18% हो गया। MSF 6.15% हो गया। अस्थाई जमा सुविधा ये 5.65% अब हो गया है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी ये रेट यहाँ पर लिखे हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 क्या होते हैं, यानी लिक्विडिटी, 1 क्रेडिट या लिक्विडिटी यानी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन सबको अगर इंक्रीज किया गया तो बाजार में तरलता डिक्रीज होगी, अगर इनको डिक्रीज किया गया तो बाजार में तरलता इंक्रीज होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CDS की प्रमुख किसे बनाया गया, तो ये अनिल चौहान जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनको CDS का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो CDS के पद पर यानी बनेंगे। जो पहले इसके CDS प्रमुख थे वो कौन, तो इसमें जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका क्या यानी
इनकी दुर्घटना हो गई थी, दुर्घटना में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी के बाद इनको दूसरा बनाया गया है, किसको, यानी CDS के प्रमुख के रूप पर अनिल चौहान। अगला जलदूत आयोग। जलदूत आयोग पे चर्चा में था, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे क्या किया गया है, यानी जलदूत आयोग को लॉन्च किया गया। और ये मानसून से पूर्व और मानसून के पश्चात कुओं में जल का स्तर कितना है उसको मापने के लिए इसे लाया गया है। और इसमें जो इस मापने का काम करेंगे उन्हीं को ग्राम रोजगार सहायक का नाम दिया गया है। अगला ब्रिटिश की जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर सुएला ब्रेबरमैन को क्या किया गया है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड पुरस्कार से नवाजा गया। और ये पहली बार है कि सुएला ब्रेबरमैन पहली महिला हैं या पहली हैं जिनको क्वीन एलिजाबेथ सेकंड पुरस्कार दिया गया है। अगले तो ये आज का क्या था, करंट अफेयर्स था। तो आपको ये करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। साथ में लाइक डिसलाइक बटन को भी दबा के जाएं। और उसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो जो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।